आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है और आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे 10 क्वेश्चंस जो कि सीटेड साइंस पेपर 2 में पूछे गए हैं। तो ये आपका थर्ड प्रैक्टिस सेशन रहेगा। तो आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे जो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमसे पूछा गया है, डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी एंड सीक्रीट्स डैश विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ डैश। तो अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ा होगा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से पढ़ा होगा, डाइजेशन प्रोसेस जो है उसको अच्छे से समझा होगा, तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है लिवर। ठीक है, और लिवर क्या सीक्रीट करता है? वो सीक्रीट करता है बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस है ये किस पे एक्ट करता है, किसके डाइजेशन में मदद करता है? वो है फैट्स। ठीक है, तो यहां पर कौन से ऑप्शन में इस ऑर्डर में दिया गया है आंसर? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, जहां पर लिवर, बाइल जूस और फैट्स दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। सो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको हमें ढूंढकर निकालना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। ये बात गलत है क्योंकि एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट के लेफ्ट साइड में लेकर आती है। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, तो ये बात सही है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, वो हार्ट के राइट साइड से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स तक लेकर जाती है ताकि वहां पर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो पाए। पल्मोनरी वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, तो ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है क्योंकि पल्मोनरी वेन क्या करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट तक लेकर आता है। तो ये कथन भी गलत है, तो हमको सही कथन चुनना था, उस हिसाब से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि A reacts with oxygen and water to form a compound B. ठीक है, this compound turns dash litmus dash and becomes milky on passing dash gas. So यहाँ से हमको इसका पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या होता है। जो लाइम वाटर होती है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की in presence of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि जो E है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, तो ये तो पक्का पक्का हमको पता चल गया। अब जो लाइम वाटर होता है वो कंपाउंड क्या है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम क्या है, वो एक मेटल है। सो जो ऑक्साइड्स होते हैं और जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं मेटल्स के, वो कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं। सो बेसिक होने से क्या होगा, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। तो ये भी हमने कर लिया। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती कैसी है, जब कैल्शियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ। सो उस हिसाब से किस ऑप्शन में ये सभी दिए गए हैं, तो अगर हम देखेंगे कि हमको ऑप्शन 2 में पहला ए जो है वो कैल्शियम बताया गया है, फिर दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया गया है, तीसरा हमको बताया गया है रेड, ब्लू, और फिर हमको बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका भी जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। हिंदी वाले जितने भी लर्नर्स हैं, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिर देखिए आपका भी यही आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो वहां पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स नेचुरल इंडिकेटर्स फॉर एसिड्स एंड बेसिस। तो हम क्या जानते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, इसका पता हमको चलता है इंडिकेटर्स की मदद से। हमको यहाँ पर जो नेचुरल इंडिकेटर्स है, जो प्राकृतिक सूचक है, उनकी जोड़ी को ढूंढना है। तो देखिए फेनोल्फथालीन तो सिंथेटिक इंडिकेटर है, पहला ऑप्शन पहले ही क्रॉस हो जाएगा।
मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये भी कट जाएगा। फेनोल्फथालीन अगेन ये कट जाएगा। बच जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 हल्दी, यानी कि टर्मरिक और जो लिटमस है ये दोनों ही क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स है, ठीक है, प्राकृतिक सूचक है। सो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे, यहां पर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन फीचर ऑफ डेजर्ट प्लांट। मतलब डेजर्ट प्लांट के इन चारों में से कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, अडेप्टिव फीचर्स नहीं है, उनको हमें ढूंढना है। तो हम क्या जानते हैं, डेजर्ट एरिया में पानी की कमी होती है, तो जो प्लांट्स होते हैं उनके बड़े ही डीप पेनिट्रेटिंग रूट्स होता है, ताकि जितने भी लोअर लेवल पे पानी रहे उसको वो एब्जॉर्ब करके पहुंचा पाए स्टेम तक। सो ये तो होता है। फ्लैशी स्टेम भी होता है, क्योंकि उनके स्टेम में ही वो वाटर को स्टोर करते हैं, क्योंकि उनकी जो लीव्स होती है वो मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन्स में। लीव्स विद वैक्सी कोटिंग ये नहीं होता है। स्लोपिंग ब्रांचेस हिली एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें होती है, और लीव्स विद वैक्सी कोटिंग ऐसे प्लांट्स में होती है जो कि पानी के ऊपर फ्लोट करते हो, ठीक है। सो क्या करता है, ये वैक्सी कोटिंग जो पत्तियां हैं उनको सड़ने से बचाता है, क्योंकि वो पानी के कांटेक्ट में रहता है। तो हमको नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक अडेप्टिव फीचर ऑफ डेजर्ट प्लांट बोला था, तो वो होगा सी एंड डी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर हमसे कहा गया है रस्टिंग ऑफ आयरन इज। सो आयरन यानी कि लोहे की वस्तु में जंग लगना, ये किस टाइप का चेंज है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, हमको कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता है, और ओरिजिनल सब्सटेंस और जो नया हमको मिला उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। और केमिकल चेंज में क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो ओरिजिनल चीज से टोटली डिफरेंट होती है। तो लोहे में जंग लगना ये एक केमिकल चेंज है, और एक इरिवर्सिबल चेंज भी है। इरिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या है कि जो आयरन थी, जो लोहा था, लोहे में जंग लग गया तो जंग से हमको दोबारा लोहा नहीं मिलेगा। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, ए था, ए से बी बना, अब बी से ए दोबारा नहीं हो पाएगा। इस टाइप के चेंज को हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज क्यों है, क्योंकि थी वो पहले आयरन, फिर वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से क्या हुआ, वो रस्ट बन गया। सो ये जो जंग है और ये जो आयरन है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली डिफरेंट है। हमको एक न्यू सब्सटेंस मिला, एक न्यू कंपाउंड मिला जो कि है रस्ट। सो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड होता है, तो ये उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है dash twins in human beings are formed when dash egg or eggs is or are fertilized by dash sperm or sperms, ठीक है। सो एक्चुअली क्या होता है कि आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें एक एग और एक ही स्पर्म का फ्यूजन होता है और हमको मिलता है जाइगोट, ठीक है। सो 1 एग और 1 स्पर्म के फ्यूजन से, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमको जो सेल मिला वो है जाइगोट। यही जाइगोट बीच से स्प्लिट करके दो धीरे धीरे डिवाइडिंग मास ऑफ सेल बनाता है, और यहीं से हमको आइडेंटिकल ट्विंस मिलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस में डिफरेंस क्या है, यहां पर होता है क्या, दो अलग अलग अंडे, दो अलग अलग स्पर्म्स से फ्यूज होते हैं, और हमको रिजल्ट में दो जाइगोट मिलते हैं, जो कि फर्दर सेल डिवीजन के माध्यम से आगे चलकर एम्ब्रियो बनाते हैं और फिर वहां से फीटस बनता है, ठीक है। सो फ्रैटर्नल ट्विंस में जो बच्चा होता है उनका सेक्स ज्यादातर डिफरेंट होता है, एक लड़का एक लड़की ऐसा होगा, ठीक है। बट आइडेंटिकल ट्विंस में
जो सेक्स होता है दोनों बच्चों का वो सेम सेक्स होता है, मतलब या तो 2 लड़की होगी या 2 लड़के होंगे। सो यहाँ पर हमको क्या, फिर इसका जो सही उत्तर क्या होगा कि अगर हम फ्रैटर्नल मान के चले तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 eggs इज फर्टिलाइज्ड बाय 2 sperm, बट यहाँ पर फ्रैटर्नल में 2 कहीं पे भी नहीं है, तो फ्रैटर्नल तो होगा नहीं, तो हमको पता करना क्या पड़ेगा, फिर आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस में 1 egg इज फर्टिलाइज्ड बाय 1 sperm, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आइडेंटिकल ट्विंस। सो आइडेंटिकल ट्विंस ये ऑप्शन नंबर 1 जो कि हमारे ऑप्शन में दिया गया है, तो ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है यू आर गिवन 2 बैग्स, हमको 2 बैग दी गई है, वन विथ वाइट स्ट्रैप एंड अनदर विथ नैरो स्ट्रैप। सो बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं ना पीछे, जिसको मतलब हम पीठ पे लादते हैं जिस पार्ट से, तो आपको 2 बैग दी गई है, एक की चौड़ी स्ट्रैप है, दूसरी की नैरो स्ट्रैप है। फॉर कैरिंग अ गिवन नंबर ऑफ बुक्स यू वुड प्रेफर टू यूज, तो अगर आपको कुछ किताबें दी जाए बैग में तो आप कौन सा बैग इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है प्रेशर का कॉन्सेप्ट, तो हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और हमने ये क्या देखा है कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड उसके, और जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के। तो देखिए जिसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा, ऐसा एरो का मतलब क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ज्यादा होगा तो वहां पर प्रेशर जो है वो कम होगा। तो अगर हम वाइट स्ट्रैप वाले बैग का इस्तेमाल करते हैं तो जो प्रेशर है हमारे कंधों पर वो कम पड़ेगी, क्योंकि बैग में बुक्स है तो प्रेशर हमको कम फील होगी। तो अगर इसका आंसर हम देखेंगे तो कौन से ऑप्शन होंगे, द बैग विथ नैरो स्ट्रैप एज फोर्स इज स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया, ये नहीं होगा। बैग विथ वाइट स्ट्रैप एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज लेस, ये सही है। बैग विथ नैरो स्ट्रैप एज फोर्स इज स्प्रेड ओवर स्मॉल एरिया, नहीं होगा। बैग विथ वाइट स्ट्रैप एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज मोर, ये बात गलत है। वाइट स्ट्रैप अगर होगा तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते जो फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब ही क्या है, जो प्रेशर है वो कम होगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है इफ इक्वल अमाउंट ऑफ हॉट टी इज पोर्ड इन अ मेटल कप एंड अ प्लास्टिक कप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड बी ट्रू। सो अगर समान अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में गर्म चाय एक मेटल के कप में दी गई हो और एक प्लास्टिक के कप में दी गई हो, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही ठहराएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द टी इन द मेटल कप remains hot for longer time as metal is hot to touch while plastic cup is not hot to touch। तो कह रहे हैं कि धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म रहती है क्योंकि धातु छूने पर गर्म होता है, जबकि प्लास्टिक कप छूने में गर्म नहीं होता। ये बात गलत है, ठीक है। The tea in the metal cup remains hot for longer time as metal is good conductor of heat। सो यहाँ पर कह रहा है कि जो मेटल कप में चाय है वो ज्यादा देर तक गर्म रहेगी क्योंकि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ये बात तो गलत है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है जिसके वजह से चाय जल्दी ठंडी होगी, ठीक है। So the tea in the metal cup does not remain hot for longer time as metal is good conductor of heat। ये इसका सही उत्तर होगा कि क्योंकि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जिस वजह से जो हीट का ट्रांसफर होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा और चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। The tea in metal cup remains hot for longer time as compared to plastic cup as plastic is bad conductor of heat। ये कथन भी गलत है। So इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म नहीं रहती क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक है। ओके, बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर हमको असर्शन रीजन के तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो असर्शन में कहा गया है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्पोररी मैग्नेट। तो ये बात तो सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, सपोज आपने कोई एक आयरन रॉड ली है, ठीक है, इस टाइप की, और उस पर आपने क्या किया है, उस पर आपने वायर को लपेटा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपने
बैटरी कनेक्ट की हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, साथ ही यहाँ पर जो स्विच है वो आपने क्लोज रखा है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये एक बन गया कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट। सो कंप्लीट सर्किट में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो जैसे ही करंट का फ्लो होगा तो क्या हो रहा है, ये जो आयरन रॉड है ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये जो मैग्नेट है ये एक टेम्पोररी मैग्नेट है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक करंट इससे पास करेगी तब तक इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। जैसे ही करंट का फ्लो रुक जाएगा तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ये लूज कर देता है, ठीक है। इट इज अ वीक मैग्नेट, ये बात गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। सो असर्शन जो है ये सही है, बट जो रीजन है वो गलत है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। सो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए। मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन 4 में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।